इन्होंने आज समाजवादी पार्टी को छोड़ करके MIM की रुकनियत अख्तियार की। इनका हम इस्तकबाल करते हैं। जनाब शानू अंसारी सीतापुर, इन्होंने भी आज MIM की सदस्यता ली है, इनका भी इस्तकबाल है। जनाब शहनवाज खान साहब, इनका भी पार्टी इस्तकबाल करती है। मैं तमाम जो लोग आज हमारी पार्टी की सदस्यता लिए, मैं उनका अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इस्तकबाल करता हूँ। शहनशीन पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इज्जत माब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। शहनशीन पे तशरीफ फरमा दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई जनाब कलीम उल हफीज साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता महाराष्ट्र के पूर्व विधायक जनाब वारिस पठान साहब। शहनशीन पे तशरीफ फरमा हैदराबाद के एक्स मेयर जनाब माजिद हुसैन अंसारी साहब, जिला सदर जनाब सकलैनी अन्य सकलैनी साहब, शहर सदर जनाब गुलफाम मियाँ साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर प्रत्याशी जनाब राजू साहब, शाहीन राजू साहब, जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब, जनाब मेहताब चौहान साहब, जनाब फरहान जुबैरी साहब, जनाब इमरान बॉबी साहब एडवोकेट, जनाब नौफल रुमानी साहब, जनाब गुलाम मोहम्मद साबिर साहब, जनाब रफत साहब, सलमान मलिक साहब और यहाँ पर बैठे तमाम पार्टी के जिम्मेदार साथी, बरेली की तारीखी सरजमीन के गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों। असल में तकरीर तो आज सदर मजलिस की होनी है, लेकिन मैं थोड़ी देर अपनी बात कह करके चला जाऊंगा। दोस्तों, 2022 का इलेक्शन, तमाम पार्टियां मैदान में हैं। समाजवादी, BSP, कांग्रेस और BJP, हम लोग 2017 के इलेक्शन में बरेली की एक सीट पर इलेक्शन नहीं लड़े थे, बावजूद उसके बरेली की तमाम सीट BJP जीत करके चली गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। हमको BJP की B टीम कहा जाता है, हमारे कायद के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। अभी एक नया शोषा छोड़ा है इन लोगों ने कि अगर हर कोई जेल में है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जेल में क्यों नहीं है। ये भी इनको परेशानी है कि हमारे कायद को जेल में होना चाहिए। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक तारीख है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहले दिन से जो पॉलिसी है वो हमेशा फासिस्ट ताकतों को कमजोर करने की पॉलिसी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो दारुस्सलाम यानी कि हमारा जो मरकज है सियासी, वो तेलंगाना स्टेट में है। कभी ये आंध्रा हुआ करता था। आपको याद होगा कि जब वो आंध्रा था तब भी वहां कभी BJP की हुकूमत नहीं बन पाई, और आज वो तेलंगाना है तब भी वहां पर आज BJP की हुकूमत नहीं है। बल्कि तेलंगाना स्टेट में एक MLA BJP का था। अभी उपचुनाव हुआ तो एक और जीत करके आया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 45 कारपोरेटर बल्दिया के इलेक्शन में लड़ाए थे। अमित शाह मजलिस के खिलाफ उन्हीं सीटों पर गए थे जहां पर मजलिस का मुकाबला BJP से था, लेकिन उस सीट को भी BJP नहीं जीत सकी। मजलिस ने अपनी स्ट्रेटजी से उसे हराया। मैं तो कहूंगा
कि अगर हम बीजेपी की बी टीम है और हमने तेलंगाना स्टेट में बीजेपी को पनपने नहीं दिया, तो सपा बसपा कांग्रेस वालों, तुम भी बीजेपी की बी टीम बनकर के यहां से खात्मा कर दो बीजेपी का। ये इल्जाम है। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर कोई इल्जाम नहीं है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये इल्जाम आखिर क्यों? मुसलमानों, आपको भी सोचना है कि ये इल्जाम हमेशा उस क़यादत पर लगी है जो क़यादत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती है। ये एक प्री प्लान मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस के जो दरी बिछाने वाले नेता हैं, वही हम पर इल्जाम लगाते हैं। हिमाई हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई मेरा हिंदू भाई नहीं है, बल्कि मेरे बहुत सारे हिंदू भाई ये कहते हैं कि तुम्हारा लीडर जितना काबिल है, हमने अपने होश में इतना काबिल लीडर नहीं देखा। मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी कौम के लोग क्या कर रहे हैं। अरे हमने तो एक फेकू को, नरेंद्र मोदी को आइडियल मान लिया, जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। अब तुम्हारे पास एक ऐसा लीडर है जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 540 में सबसे काबिल है, जिसे 2014 में सांसद रतन का अवार्ड मिला है, वो तुम्हारा लीडर है। अगर ये हमारे लीडर होते, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा चूंकि मैं हिंदू हूं, इसलिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर तो नहीं मान रहा हूं, लेकिन अगर ये हमारे समाज से ताल्लुक रखते तो हम इन्हें भगवान बना करके पूजते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप मुझे बताइए कि इस प्रदेश के अंदर 4 मर्तबा समाजवादी पार्टी ने हुकूमत किया, 4 मर्तबा बहुजन समाज पार्टी ने हुकूमत किया। इस देश के अंदर 60 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत किया ना। लेकिन उन आज 74 साल में मुसलमानों के हालात क्या हैं, कभी आपने इस पर नजर डाली? सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, भारत का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। मुसलमानों, अब इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि अब आप बर्दाश्त कर सकते। लेकिन बावजूद उसके मैं उन नाम नेहाज सेकुलर चपरासियों से पूछना चाहता हूं, हमें आज इस मुकाम पर ला करके तुमने छोड़ा कि हम दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वो नाम नेहाज सेकुलर पार्टियां नहीं हैं, जिन पार्टियों को हमने अपनी पार्टी माना, जिस झंडे को हमने अपना झंडा माना, जिस कायद को हमने अपना कायद माना? कभी कांग्रेस को अपनी पार्टी, नेहरू को अपना लीडर, इंदिरा को अपना लीडर, राजीव को अपना लीडर, सोनिया को अपना कायद माना? हमारे बड़ों ने कहा, मुसलमानों, तुम अपना सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। हमने लब्बैक कहा, कांग्रेस के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए। हमें क्या मिला? 30,000 से ज्यादा दंगे इस देश के अंदर मंसूबाबंद साजिश के तहत उन इलाकों में करवाए गए जहां मुसलमान माशी तौर से मजबूत था, और उस इलाके के मुसलमानों के कारोबार को खत्म कर दिया गया। हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं, पुलिस स्टेशन खोले जाते हैं। हमारे इलाकों में अच्छे अस्पताल नहीं, शराब की और जुए की दुकानें खोली जाती है।
ताकि मुसलमानों की नस्लें बर्बाद हो। ये इनका मंसूबा है। और इस मंसूबे को किसने बनाया है? जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इन्हीं नाम नहाज सेकुलर, इन्हीं लोगों ने आज मुसलमानों के हाथों से कलम छीनी और छीन करके हाथ में साफी दे दिया, जाओ होटलों में पोछा मारो। आप मुंबई जाइए, होटल में जाएंगे, किसी होटल में, बाबू कहाँ के रहने वाले हो? भैया हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम गोंडा के हैं, हम बरेली के हैं, हम मुरादाबाद के हैं, हम अलीगढ़ के हैं, हम फिरोजाबाद के हैं। नाम नहाज सेकुलर चपरासियों, क्या हमारा यही काम है? मुझसे एक साहब ने कहा कि शौकत साहब, ये तो आपकी कमी है कि आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जब उनको कलम की जरूरत होती है, उनके हाथों में साफी और पोछा होता है। मैंने कहा जी सर, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सुन लीजिए, जब बच्चा 12-13 साल का होता है, उसकी माँ कहती है बेटा जा 100 रुपए कमा करके ला, वरना तेरे भाइयों को खाने के लिए पैसे नहीं है कि खाना बनाया जाए। हमारी मजबूरी है। हमारा घर, अगर हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते, और नाम नहाज सरकारें हमें आज दलित से बदतर बना चुकी हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज शरीयत में मुदाखलत किसके है? हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत की जो खूबसूरती है वो यही है कि यहाँ पर तमाम मजहब के लोग बसते हैं। हमारे देश का आईन इजाजत देता है। इस देश में कुत्ता खाने वाले भी हैं, बिल्ली खाने वाले भी हैं, जो हमारे यहाँ हराम है वो खाने वाले लोग भी हैं। इस देश के अंदर अलग अलग मजहब के लोग हैं। जाटव समाज अपने यहाँ शादियों में ब्राह्मण को नहीं बुलाता, इनसे सवाल नहीं किया जाएगा जाटव समाज क्या खाएगा, ब्राह्मण समाज क्या खाएगा, उनसे सवाल नहीं किया जाएगा। हमारे पर्दे से परेशानी, हमारी दाढ़ी से परेशानी, हमारी टोपी से परेशानी, हमारी मसाजिद से परेशानी, हमारी दरगाहों से परेशानी, हमारी खानकाहों से परेशानी। क्यों? हमारे खाने पर पाबंदी, हमारी शरीयत में मुदाखलत। याद रखो, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी बिल्डिंगें नहीं है, तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारी जमीनें नहीं है। अगर बिल्डिंग और पैसा सबसे बड़ी ताकत होता तो उत्तर प्रदेश में मुख्तार और अतीक से मजबूत कोई सियासतदान नहीं था। क्या हुआ? मुख्तार के नाम पर जमीनों को गिरा दिया गया, घरों को गिरा दिया गया। अतीक के नाम पर जमीनों को गिरा दिया गया, घरों को गिरा दिया गया, जमीनों को कब्जा कर लिया गया। लेकिन जिस पार्टी में उन लोगों ने अपना मुस्तकबिल तलाश किया था, आज वो पार्टी खामोश है। अगर किसी ने मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद या आजम खान साहब की दिफा में बात किया था तो मैंने और मेरे कायद ने किया था। किसी पार्टी के लोगों में हिम्मत नहीं है जो अपने आप को मुसलमानों की हितैषी समझती है। हम पर इल्जाम लगाया गया, हमारे लीडर को जेल क्यों नहीं होती? सुन लो समाजवादी पार्टी के जुम्मनों, सुन लो समाजवादी पार्टी के चपरासियों, तुम्हारे जो कायद है ना, जिसको आजम खान ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव के धोती के नीचे खाकी न करे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आजम खान ने कहा था, अखबारों की कटिंग है। मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा हुआ, मुलायम सिंह यादव जेल क्यों नहीं गए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, तुम्हारे हुकूमत में गायत्री प्रजापति कौन था? समाजवादी पार्टी के चपरासियों, जिसकी एक साल में
500 गुना दौलत बढ़ गई थी। कौन सी मशीन लगी थी और कहां है वो? जेल की सलाखों में है। आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा मुलायम सिंह पर। गोमती रिवर फ्रंट की जांच चल रही है। 11-12 लोग जेल चले गए हैं। भैया के पास क्यों कोई जांच नहीं हो रही है? वो जेल क्यों नहीं गए? अब आप जवाब दीजिए। अगर सवाल की बात करेंगे, और सुनो, मजलिस की तारीख है, मेरे कायद को पुलिस वालों ने मारा था, 19 टाके लगे थे, जेल की सलाखों में डाला था। मजलिस की तारीख है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी फख्र मिल्लत रहमा को 11 महीने इसी कांग्रेसियों ने जेल की सलाखों में रखा था बगैर किसी FIR के। और आप कहते हो हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को 45 दिन जेल में रखा गया। आज जो लोग 20 लाख मुसलमानों को काट देने की बात कर रहे हैं, एक तो हमारे दरमियान से गंदगी निकल करके गई। कुत्ते की खाल पहनो या तुम किसी भी जानवर की खाल पहनो, हमारे देश का संविधान इस बात की तुझे इजाजत देता है। तू त्यागी बन जा या मिश्रा बन जा, हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है। लेकिन देश का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम जैसे कुत्ते मेरे आका की शान में गुस्ताखी करेंगे। अब पुलिस वाले नहीं पकड़ने जाते हैं। 107, 116 का मुकदमा होगा। गाड़ी स्टार्ट करेंगे, मुसलमानों के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। तो मुसलमानों, आप फोन किसको करते हो? मास्टर साहब को, प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर साहब को? किसको करते हो? सियासतदान को करते हो। मैंने कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। अगर आज बीजेपी के वो जोकर बाहर हैं जो हमारे आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि उनके ऊपर उनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? सियासी जमात कर रही है। लेकिन आप बताइए, 27% जेल की सलाखों में, 14% देश के अंदर, ये नाइंसाफी के खिलाफ अगर मेरे कायद बोलते हैं तो तुम कहते हो बीजेपी की बी टीम है। ना बोला जाए, खामोश रहे। कौन बोलेगा? किसी ने मुझसे कहा, शौकत साहब आप सिर्फ मुसलमानों की बातें क्यों करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। लोग क्यों नहीं करते मुसलमानों की बातें? इसलिए हम करते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। अगर बाइक से 3 लोग गिर जाएं और उसमें सबसे ज्यादा जो जख्मी होगा, पहले अस्पताल उसी को पहुंचाया जाएगा ना। जिसको चोटी नहीं लगी उसको अस्पताल क्यों? तो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? क्योंकि कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, मेरे आका ने कहा तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हो। अगर बरेली का मुसलमान तड़पेगा, लखनऊ का मुसलमान उस दर्द को महसूस नहीं करेगा। मेरे आका ने कहा वो मेरा उम्मती नहीं है। ये दर्द है, ये तकलीफ है। तुम खामोश रहोगे, हम बोलेंगे। लोग कहते हैं कि MIM कहां सरकार बनाएगी? कहते हैं ना, लोग कहते हैं MIM कहां सरकार बनाएगी? यकीनन हम सरकार तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन 10 से 15 जीत करके आएंगे ना, तो सरकार को घुटने के बल लाएंगे। वो सरकार बबुआ की हो, बुआ की हो या फिर बाबा की हो। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर विकास की बात होगी तो सबकी होगी, और अगर मुसलमानों की नहीं होगी तो किसी के विकास की बात नहीं होगी। ये करेंगे हम। 540 के बीच में आपने देखा ना, ट्रिपल तलाक पर कौन बोला? मेरे कायद ने बोला। मेरे कायद
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मिंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसलिए मुसलमानों के मसाइल पर, दलितों के मसाइल पर, पिछड़ों के मसाइल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आजादी देती है तुम्हें उन मजलूमों के खिलाफ आवाज उठाना जिनके साथ जुल्म हो रहा। उन्नाव पे कौन बोला? फैसल को मार दिया था, याद है ना? तरकारी बेचने वाला फैसल पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। सब खामोश, कोई फैसल नाम नहीं लिखता। अखिलेश यादव नहीं गए, गोरखपुर में गुप्ता जी को मार दिया। अखिलेश यादव 20 लाख का चेक दिए और फैसल को मारा गया, नाम भी नहीं लिए। मैं भाग करके गया, मेरे कायद ने कहा गड़बड़ हुई है, जाओ, और जाकर के मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 1 लाख रुपए की इमदाद की। इसी हापुड़ के अंदर पिलखुआ में, इसी हापुड़ पिलखुआ में कासिम कुरैशी को मारा गया गाय के नाम पर। 3 बेटियां उसकी यतीम हो गई, उसकी बीवी बेवा हो गई, छोटी छोटी बच्चियां। किराए के मकान में रहता था कासिम। समीउद्दीन बचाने गए, जिनकी उम्र 70 साल थी, मार दिया। उनकी पसली को तोड़ दिया, हाथ को तोड़ दिया, पैर को तोड़ दिया। इस जुल्म के खिलाफ अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलती है तो कहते हो चुप हो जाओ, तुम बीजेपी की बी टीम हो। यही ना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा? क्यों भेजा? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत सिर्फ नमाज पढ़ लेना नहीं है, यकीनन नमाज फर्ज है। सिर्फ ज़कात दे देना इबादत नहीं है, यकीनन साहिब हैसियत पर ज़कात देना फर्ज है। लेकिन अगर आपके बगल में, आपके पड़ोस में किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऐ मुसलमानों, मैंने दुनिया के अंदर तुम्हें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था, और जब नाइंसाफी हो रही थी तुम अपने कान में उंगली डाल करके अखिलेश यादव के जिंदाबाद के नारे लगा रहे। हम उसी नाइंसाफी के खिलाफ हैं। और हमें तो हमारे बड़ों ने कहा, बुजुर्गों ने कहा, कुरान ने कहा, तुम्हारा अमीर कहां से हो? तुम में से हो, तुम्हारा परचम हो और तुम्हारी अपनी जमात हो। और हमारा देश का जो संविधान है हमें इस बात की इजाजत देता है। मुसलमानों उठो और इन तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की गुलामी को छोड़िए। जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला करता है। अल्लाह फरमाता है, मैं जिसको चाहूंगा मुल्क की हुक्मरानी दूंगा। अल्लाह ने नमरूद, फिरौन, शद्दाद को दुनिया के अंदर बादशाहत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बनाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जमहूरियत में आपका अपना झंडा, अपना डंडा, अपना लीडर नहीं तो आपकी कोई आवाज नहीं। दलितों ने अपना डंडा, अपना झंडा बनाया, यादव ने अपना डंडा, अपना झंडा बनाया। आज सरकारी नौकरी में, थाने में, बदन पे अच्छी वर्दी इनके है, सरकार हम आप कहाँ है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बात लंबी हो गई। अब आपको नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहूँगा कि आप खिताब फरमाएं।